नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ। लाइब्रेरी मैंने कहा था कि लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित जो क्लासेस होंगे, यूजीसी नेट से संबंधित जो क्लासेस होंगे वह नियमित रूप से होंगे। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ क्लासेस नियमित रूप से हों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। व्यूज कम आ रहे हैं तो उम्मीद है कि आप लोग व्यूज को बढ़ाएंगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन यूनिट 2 यूजीसी नेट का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसके यूनिट 2 के तीसरे प्रकरण में पढ़ना है पुस्तकालय अधिनियम। तो उसको हम लोग आज देखते हैं, पुस्तकालय अधिनियम को, और विस्तृत रूप से देखेंगे। हम लोग जब पुस्तकालय अधिनियम की बात करते हैं तो उससे पहले हम लोगों को जानना होता है कि आखिर में लेजिस्लेशन एक्ट या अधिनियम हम लोग कहते किसे हैं, ये जानना जरूरी है। अगर हम लोग ये समझ पाते हैं कि लेजिस्लेशन एक्ट अधिनियम क्या है तो हम लोगों को आगे समझने में सुविधा होगी। जैसे लेजिस्लेशन एक्ट जिसे हम बोलते हैं उसको हम लोग समझते हैं। केंद्र में संसद या राज्य में हमारे पास शासन दो स्तर से चलता है, एक केंद्र सरकार का, एक राज्य सरकार का। केंद्र के में संसद बैठती है, राज्य में विधानसभा होता है, कहीं कहीं विधान परिषद भी होता है। जहां विधान परिषद होता है वहां हम लोग विधानमंडल बोलते हैं, और विधानमंडल में दो भाग होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ बात करेंगे विधानसभा को ही राज्य के संदर्भ में। तो केंद्र में संसद या राज्य में विधानसभा द्वारा पारित किसी विधान को कहते हैं। अगर कोई भी वहां विधान, विधि, नियम पारित होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं अधिनियम। जब संसद या विधानसभा में किसी विषय को प्रस्तावित करते हैं तो उसे विधेयक या बिल कहते हैं। जब कोई प्रस्ताव आता है, सबसे पहले एक प्रस्ताव रखा जाता है, तो उस प्रस्ताव पे जो सांसद जो संसद के जो सदस्य होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, अपने अपने स्तर पर एक प्रस्ताव रखते हैं कि ये होना चाहिए या ये नहीं, ये होना चाहिए, ऐसे ऐसे चीजें होनी चाहिए। ये जो प्रस्ताव रखते हैं उसे हम लोग विधेयक या बिल बोलते हैं। ये एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, ये पास भी हो सकता है, बिल फेल भी हो सकता है। इस पे इसके प्रति लोगों का विश्वास हो भी सकता है। अगर विश्वास अधिकतम सदस्यों का हो गया तो ये बिल पास हो गया, और अगर बिल में सभी का, अधिकतम लोगों का मत नहीं हुआ तो ये बिल जो है वो निरस्त हो जाता है। तो उसे हम लोग प्रस्तावित जब करते हैं किसी विषय को तो उसे विधेयक या बिल कहते हैं। लेकिन जब वही बिल या विधेयक बहुमत से पास हो जाता है, अधिकतम लोगों का वोट उसके पक्ष में मिल जाता है, तब वो बनता है अधिनियम। तो विधानसभा से पारित होने के बाद उस बिल या विधेयक को अधिनियम, संसद या विधानसभा से अधिनियम का दर्जा मिल जाता है। अधिनियम का तात्पर्य उस नियम या कानून से होता है जिसे सरकार द्वारा बनाया एवं लागू किया जाता है। इसे कौन करता है? सरकार इसे बनाती और लागू करती है। इसी में एक अधिनियम जिसकी चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं उसे बोलते हैं पुस्तकालय अधिनियम। पुस्तकालय अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए वित्तीय प्रबंध, जिसको हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, के साथ साथ ढांचागत यानी कि स्ट्रक्चरल तरीके से सुविधा को विकसित किया जाता है। इसके अलावा इसके माध्यम से करों यानी कि टैक्स या उपकरों का प्रावधान किया जाता है, ताकि इस राशि से सार्वजनिक पुस्तकालयों यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी का उचित प्रबंधन किया जा सके। क्यों किया जाता है?
इसमें फाइनेंशियल, इस अधिनियम के तहत जब अधिनियम बन जाएगा तो उसमें वित्तीय प्रबंध होंगे और इस वित्तीय प्रबंधन से ढांचागत सुविधाओं को, जो जरूरी सुविधाएं हैं, उसको विकसित किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि पहले ये देखा जाएगा कि जो फाइनेंस, जो पैसे सरकार खर्च कर रही है, उस पैसे का क्या उधर से भी कुछ आने का प्रावधान है, यानी कि उस पर हम क्या कर या उपकर लेने जा रहे हैं, क्या हम टैक्स वगैरह लेने जा रहे हैं इस पे, ताकि इस राशि से सार्वजनिक पुस्तकालयों यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी का उचित प्रबंधन किया जा सके। यदि सरकारें पैसे खर्च कर रही हैं और शुरुआत में, अब इसके बाद उससे कुछ टैक्सेस आ रहे हैं पब्लिक सेक्टर की तरफ से, तो सरकार पे बर्डन कम पड़ता है और वो उसे चलाना ज्यादा आसान हो जाता है। सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा द्वारा ही जन जन को शिक्षित बनाकर उसमें शैक्षणिक चेतना विकसित की जा सकती है और बिना पुस्तकालय अधिनियम के सार्वजनिक पुस्तकालयों का समुचित विकास संभव नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, सभी पॉपुलेशन को फ्री लाइब्रेरी देना मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल जो कर हम सरकारें वसूलती हैं, उसका बहुत सारे क्षेत्रों में लगाया जाता है, देश के विकास में लगाया जाता है। तो प्रयास किया जाता है कि जिस क्षेत्र में लगाएं उस क्षेत्र से कुछ टैक्सेस आ जाएं, कुछ कर आ जाएं। सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख उद्देश्य पाठकों के खाली समय का सदुपयोग करने, उनकी आजीविका या व्यवसाय को समुन्नत बनाने, अन्य उद्देश्यों के लिए उनके ज्ञान का संवर्धन करने हेतु प्रलेखों यानी कि डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करने में उनकी सहायता करना है। जैसे जो भी व्यक्ति अगर वहां पढ़ने जा रहा है जनरल पब्लिक लाइब्रेरी में, तो इससे पढ़ने जाएगा कि वो जो पढ़ने जा रहा है, वो जो काम कर रहा है, उसमें उससे कुछ दिशा निर्देश मिले, कुछ अपडेट मिले, कुछ नई सूचनाएं उसे प्राप्त हो, इसलिए वो लाइब्रेरी प्रायः जा रहा है। संभवतः पुस्तकालय अधिनियम ही एक प्रजातांत्रिक एवं स्वतंत्र समाज में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने का सर्वोत्तम और विश्वसनीय तरीका है। नागरिकों को प्रभावी सेवा उपलब्ध कराने के लिए पुस्तकालयों को सक्षम बनाने में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो सार्वजनिक पुस्तकालयों की वृद्धि ठीक से नहीं होगी, इसलिए सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पड़ती है। सर्वप्रथम ब्रिटेन में सन 1850 में पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था। कहां पारित हुआ था सबसे पहले याद रखेंगे, सर्वप्रथम ब्रिटेन में। कब? 1850 में। इसकी चर्चा मैंने पहले भी किया है, पहले क्लासेस में। इसके बाद अन्य देशों में इसके लिए प्रयास शुरू किए गए। भारत में पुस्तकालय अधिनियम तैयार करने की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किया गया था। डॉक्टर रंगनाथन, एस.आर. रंगनाथन, इनका नाम आप लोगों ने बार बार सुना है मेरे सभी क्लासेस में, जो भी क्लासेस लाइब्रेरी के चल रहे हैं। डॉक्टर स्वामी रंगनाथन आपको हर लेसन में, हर क्लास में मिलेंगे। इन्होंने सन 1930 में, कब भारत में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? डॉक्टर रंगनाथन ने। कब? उन्होंने 1930 में वाराणसी में आयोजित अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई थी, उसमें आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप इन्होंने प्रेजेंट किया था। आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप, आइडियल लाइब्रेरी एक्ट का जो प्रारूप है, इन्होंने प्रस्तुत किया था। इसमें कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं हम लोग। पुस्तकालय अधिनियम द्वारा पुस्तकालय सेवा के आवश्यक तत्व कौन कौन? संरचना, व्यवस्थापन तथा वित्त, ये 3 तत्व हैं, याद रख लीजिएगा। पुस्तकालय अधिनियम के जो आवश्यक तत्व हैं 3 हैं, इसीलिए पुस्तकालय अधिनियम लाया जाता है
कि संरचना ठीक हो जाए, व्यवस्था मैनेजमेंट ठीक हो जाए और फाइनेंशियल व्यवस्था भी हो जाए, वित्तीय व्यवस्था भी हो जाए। तो इसलिए संरचना, व्यवस्थापन और वित्त, ये तीन तत्व होते हैं किसी भी अधिनियम में। तो इसकी हम बात करें तो पुस्तकालय अधिनियम जो होता है, इसमें तीन तत्व होते हैं, संरचना, व्यवस्थापन और वित्त। तीनों तत्व सुरक्षित रहते हैं। एस दास गुप्ता के शब्दों में, एस दास गुप्ता इसके बारे में, पुस्तकालय अधिनियम के बारे में क्या बोलते हैं उसको समझ लीजिए। अधिनियम संरचना निर्धारित करता है तथा एक अधिनियम पुस्तकालयों के शासन तथा व्यवस्था के लिए उपयुक्त सत्ता निर्धारित करता है तथा यह सुनिश्चित कर देता है कि पुस्तकालय सत्ता का गठन इस प्रकार किया जाए कि वह विधि यानी कि लॉ को प्रभावित करने के लिए तो उत्तरदायी हो ही, साथ ही विधानमंडल एवं जनप्रतिनिधियों यानी कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के प्रति भी उत्तरदायी हो। ये जो है, जब हम लोग पुस्तकालय के बारे में बात करते हैं और इसके अधिनियम के बारे में, तो जो पुस्तकालय शासन या कि पुस्तकालय चलाने की जो संरचना है या उसके लिए जो व्यवस्था है, उसमें जो कुछ निर्धारित तत्व हैं उसको शामिल करने हैं, ये सुनिश्चित करना है। और इसका गठन, पुस्तकालय कमेटी या संरचना जो हम बना रहे हैं, उसका गठन इस प्रकार किया जाए कि वह विधि यानी कि नियम के अनुसार हो, प्रभावशाली हो और इसके लिए उत्तरदायी हो, साथ ही वह विधानमंडल और जनप्रतिनिधियों के प्रति भी उत्तरदायी हो। सिर्फ आम पब्लिक ही नहीं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके प्रति, जो हमारे विधानमंडल है, विधानमंडल की बात मैंने क्या कहा था, विधानमंडल उसको बोलते हैं जिसमें दो भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। पुस्तकालय अधिनियम का आशय राष्ट्रीय, प्रांतीय अथवा स्थानीय स्वशासन स्तर पर सक्षम सत्ता द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनी मान्यता प्राप्त नियम विनियमों से है जिसका उद्देश्य अधीनस्थ पुस्तकालयों में संग्रहित सामग्री का उपयोग तथा उसकी सुरक्षा करना, पुस्तकालयों का विकास करना तथा सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना। क्या करने हैं इसमें? जो संग्रहित सामग्री है, जो लाइब्रेरी में जो किताबें या अन्य मटेरियल है, उसकी संग्रहित सामग्री का उपयोग, उसकी सुरक्षा करना और पुस्तकालयों का विकास करना तथा सेवाओं में, ये सेवाएं बंद नहीं होनी चाहिए, ये पुस्तकालय लाइब्रेरी निरंतर चलनी चाहिए। इसलिए इस संरचना का विकास किया जाता है जिसे हम लोग अधिनियम बोलते हैं, पुस्तकालय अधिनियम बोलते हैं। पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता एवं विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय को अपने देश के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क ग्रंथ सेवा प्रदान करना चाहिए। मतलब कि जब सार्वजनिक पुस्तकालय हम स्थापित करें तो सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसे वित्तीय व्यवस्था करे जिसमें लोग बिना पैसे दिए भी जाकर के अध्ययन कर सके। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक हो, बिना भेदभाव के वो जाकर के वहां पर अध्ययन कर सके। सार्वजनिक पुस्तकालय को नव शिक्षितों, अर्ध शिक्षितों तथा पुस्तकालय का उपयोग नहीं करने वालों को भी अपना पाठक बनाना चाहिए तथा ज्ञान एवं सूचना उपलब्ध कराकर अपने देश के नागरिकों की सेवा करनी चाहिए। पुस्तकालय जो व्यक्ति संचालित कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो स्ट्रक्चर, संरचना जो संचालित कर रहा है, उसे प्रयास करना चाहिए कि कुछ लोग आते हैं कि लाइब्रेरी में नियमित आते हैं, कुछ लोग छोड़ छाड़ करके आते हैं, कुछ लोग ठीक से पढ़े नहीं है या नए नए पढ़ रहे हैं, ठीक से पढ़ने में नहीं है, या कुछ लोग पढ़ने में ठीक ठाक है। तो आपको प्रयास करना है कि, या कुछ लोग हैं कि लाइब्रेरी नहीं आना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी जो कमिटी है उसे चाहिए कि लोगों के बीच में जागरूक करे कि लाइब्रेरी आना जरूरी क्यों है, लाइब्रेरी में पढ़ना जरूरी क्यों है, ज्ञान और सूचनाओं से उनको क्या लाभ होगा। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि किसी समाज तथा उसमें रहने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समृद्धि तथा विकास मौलिक मानवीय मूल्य एवं सूचना संपन्न बनते हैं।
अगर लाइब्रेरी आएंगे तो क्या होगा, वो अपनी स्वतंत्रता को जान पाएंगे, वो अपने अनुसार पुस्तकों को पढ़ पाएंगे, उन पे ज्ञान की समृद्धि होगी, विकास होगा, उनमें मौलिक मानवीय मूल्य का विकास होगा, सूचनाएं उनको मिलेगी और ऑथेंटिक सूचनाएं मिलेंगी। इस प्रकार वे मौलिक मानवीय मूल्यों की प्राप्ति सुनिश्चित कराते हैं। संपूर्ण विश्व की यह मान्यता है कि राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों का यह दायित्व है कि वे अपने क्षेत्रों में शिक्षा तथा निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था करें। जो वहां के स्थानीय, जैसे हमारे यहाँ 3 स्तर पे सरकारें हैं, केंद्र, राज्य और पंचायत स्तर पे, तो तीनों स्तर के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें चाहिए कि वे सार्वजनिक लाइब्रेरी विकसित करें जिसमें वो निःशुल्क हो और ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ उठा सकें। सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि पब्लिक लाइब्रेरीज वस्तुतः लोक विश्वविद्यालय भी होते हैं। मतलब कुछ वैसे यूनिवर्सिटी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहां भी सार्वजनिक पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसको हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। मतलब गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश करती है उसे हम लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी बोलते हैं। भारत में थोड़ा सा पुस्तकालयों का इतिहास देख लेते हैं संक्षेप में। आप लोगों ने पहले भी देखा है पिछले क्लास में, उसमें मैंने केवल पुस्तकालय का इतिहास ही पढ़ाया है। उसमें 2 चीजें हमने पढ़ाई है पिछले क्लास में, पुस्तकालय का इतिहास और साथ में पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान जो विषय है उसके बारे में कि कैसे कैसे लाइब्रेरी का विकास हुआ और कैसे कैसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का विकास हुआ। इसको हम लोगों ने देखा है, लेकिन इसे पहले थोड़ा सा संक्षेप में देखते हैं और कुछ नए तथ्यों को हमने इसमें ऐड किए हैं। आधुनिक समय में सार्वजनिक पुस्तकालयों को अपनी सेवाएं निर्धारित मानकों यानी कि स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत प्रदान करने के लिए अपेक्षित निरंतर अर्थ स्रोत यानी कि फाइनेंशियल सोर्स, वित्तीय व्यवस्था की बात की जा रही है की जरूरत पड़ती है। पुस्तकालय अधिनियम एकमात्र विकल्प है जिसके द्वारा निरंतर आय स्रोत संभव है। डॉक्टर SR रंगनाथन, एडवर्ड्स आदि विद्वान के एक अनुभव है कि सार्वजनिक पुस्तकालय प्रजा की स्थापना तथा विकास के लिए सार्वजनिक कानून बनाना एकमात्र उपाय है। यदि आप सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लाते हैं तो उससे फायदा क्या होगा कि इसमें डॉक्टर SR रंगनाथन ने भी कहा है, एडवर्ड्स ने भी इस बात को कहा है कि उनका अपना अनुभव है कि सार्वजनिक पुस्तकालय प्रजा यानी वहां जो पब्लिक है उसके मार्फत में आप एस्टेब्लिश करवाएं और उसके लिए आप विकास कराएं और ऐसा कानून आप बनाएं। सन 1994 में यूनेस्को द्वारा जारी किए गए संशोधित सार्वजनिक पुस्तकालय मैनिफेस्टो यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना तथा विकास स्थानीय तथा राष्ट्रीय प्राधिकरणों का दायित्व है। ये सरकारों द्वारा वित्त पोषित होने चाहिए। सरकारें इसके लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करें और ऐसे लाइब्रेरियों का विकास करें। ये कहा गया है, संशोधित हुआ है सार्वजनिक पुस्तकालय मैनिफेस्टो, ये यूनेस्को में 1994 में यूनेस्को द्वारा कहा गया है। सार्वजनिक पुस्तकालय अपनी सेवाएं निरंतर प्रदान करते रहें, इसके लिए अस्थायी सुदृढ़ वित्तीय स्रोत उपलब्ध होना चाहिए। अगर फाइनेंशियली रिसोर्सेस अगर अवेलेबल नहीं है तो लाइब्रेरी, सार्वजनिक लाइब्रेरी चलाने में दिक्कतें आएंगे। क्योंकि उसमें फाइनेंस तो चाहिए, वित्त पैसे तो चाहिए, प्रबंध कर चाहिए। इससे क्या होगा कि पुस्तकालय अधिनियम तथा पुस्तकालय उपकर यानी कि उसके ऊपर जैसे द्वारा ही संभव है। अगर आप कुछ टैक्सेस या उपकर कुछ लगाते हैं तो ही उसे संभव है। हल्का फुल्का टैक्सेस, हल्का फुल्का उसे चार्जेज रखिए। किसी भी प्रणाली की सफलता
उसके लिए बनाए गए नियम एवं कानून पर निर्भर करता है। और ये जो पुस्तकालय अधिनियम है ये क्या है, नियम एवं कानून ही तो है सार्वजनिक पुस्तकालय के संदर्भ में, इसलिए भी पुस्तकालय अधिनियम जरूरी है। पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता के बारे में हम देखते हैं। पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता के संक्षिप्त कारण निम्नलिखित है। कौन कौन से कारण है देख लीजिए, क्यों हमें पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पड़ती है। इसकी विभिन्न धाराएं, पुस्तकालयों की कौन कौन चीजों का देख लेंगे, फिर से बार बार मिलेगा। संरचना, कार्य तथा वित्तीय स्रोत, इन चीजों को, कार्य को हम आप यहां पे व्यवस्था भी बोल सकते हैं, मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसकी विभिन्न धाराएं पुस्तकालयों की संरचना, कार्यों तथा वित्तीय स्रोतों को सुनिश्चित करने के साथ साथ पुस्तकालय कर्मियों एवं पाठक समुदाय की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखती है। दूसरा, राज्य पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालयों के एक सुदृढ़ ढांचे के निर्माण के लिए कानूनी आधार प्रदान करती है। कानूनी आधार प्रदान करेंगे, जब कानून बन जाएगा तो आप उसी के आधार पर काम करने लगेंगे। न पुस्तकालय के चलाने वाले न उस नियम के विरुद्ध जाएंगे, न उपभोक्ता यानी कि जो पाठक है ना वो उसके विरुद्ध जाएगा, न जनप्रतिनिधि उसके विरुद्ध जाएंगे, न शासक उसके विरुद्ध जाएंगे। यह पुस्तकालयों के अभिशासन तथा प्रबंधन के लिए निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करता है कि अगर पुस्तकालय चलाने हैं तो कैसे चलेंगे, इसके प्रबंधन कैसे होंगे, इसकी संरचनाएं कैसी होंगी, इस पे सुदृढ़ तरीके से कैसे इसको चलाया जाएगा। ये मानक कहां सुनिश्चित कर किए जाते हैं, ये मानक सुनिश्चित किए जाते हैं पुस्तकालय अधिनियम के तहत, इसलिए इसकी जरूरत है पुस्तकालय अधिनियम की। यह सुनिश्चित करता है कि पुस्तकालयों को निरंतर वित्तीय समर्थन मिलता रहे, प्रयास रहे कि वित्तीय समर्थन जो है पुस्तकालयों को हमेशा कंटिन्यू मिलता रहे, इसलिए भी पुस्तकालय अधिनियम जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा का लाभ समाज के सभी सदस्यों को निःशुल्क एवं बिना किसी भेदभाव को मिलता रहे। अगर ये एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा पाठकों के बीच में। पुस्तकालय अधिनियम द्वारा पुस्तकालय संरचना के 3 आवश्यक तत्व फिर से देख लीजिए, बार बार मिलेगा। संरचना, व्यवस्थापन यानी कि कार्यों या वित्त, ये तीनों ये सुरक्षित रहते हैं। आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, जिसको कि आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रस्ताव किसने रखा था, 1930 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने रखा था। इसको ध्यान रखेंगे, आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1930 का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें पुस्तकालय सेवा प्रणाली के मूल विचार एवं घटकों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। पुस्तकालय अधिनियम में क्या होना चाहिए, पुस्तकालय सेवा प्रणाली यानी कि लाइब्रेरी सर्विस सिस्टम के मूल विचार एवं घटकों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसे पुस्तकालय प्रणाली के संरचनात्मक विन्यास को परिभाषित करना चाहिए। जो संरचनात्मक विन्यास है, इसकी संरचना कैसे क्या होगी वो क्लियर होना चाहिए। इसमें पुस्तकालय समिति, जो पुस्तकालय बनाया गया उसकी कमिटी है, वो प्रबंध परिषद आदि अभिशासनात्मक निकायों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि कौन व्यक्ति इसका पुस्तकालय समिति का मेंबर हो सकता है, उसके कार्य अवधि कितने समय के होंगे, उसके वेतनमान के, सभी चीजों का उसमें वर्णन होना चाहिए। इसमें कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया, उनका संवर्ग एवं गुणवत्ता को स्पष्ट करना चाहिए। अगर कर्मचारी का हम सिलेक्शन इसमें कर रहे हैं तो किस पद पे कर्मचारी के लिए कौन सी शैक्षिक योग्यता होगी, वो किस कैटेगरी में होगा, उसमें कौन सी क्वालिटी होंगे, गुणवत्ता होंगे। इसमें पुस्तकालयों के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित वित्तीय स्रोतों का उल्लेख भी रहता है। ये जो है वित्तीय स्रोत है वो रुकने नहीं चाहिए, कंटिन्यू होने चाहिए, क्योंकि अगर वित्तीय स्रोत रुकेंगे तो क्या होगा कि लाइब्रेरी जो है वो ठीक से नहीं चल पाएगा और पब्लिक इसका लाभ नहीं ले पाएगी। और वही लाइब्रेरी अगर बीच में बंद हो जाए फिर शुरू की जाए तो पाठक उसके जो है वो डिसेंट्रलाइज हो जाते हैं, विकेंद्रित हो जाते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों को
सभी नागरिकों को सभी प्रकार की सूचना प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध करानी चाहिए। हमने बताया था 5 पॉइंट, जो एस आर रंगनाथन ने 5 सूत्र दिए थे, उसमें क्या था? एक था कि हर पुस्तक को पाठक मिले और हर पाठक को उसके अनुसार पुस्तक मिले। याद रखिएगा, उसी आधार पर है कि हर नागरिक को सभी प्रकार की सूचनाएं प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें पुस्तकालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन के लिए एक आधुनिक परिवीक्षण प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, यानी कि इसके लिए एक इंस्पेक्टर, लाइब्रेरी इंस्पेक्टर होने चाहिए, जो कि समय समय पर इसकी जांच करे कि जो हमारा सिस्टम बना है, जो अधिनियम बना है, उसके अनुसार लाइब्रेरी चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसे एक ऐसी संपूर्ण पुस्तकालय प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिए जो विभिन्न प्रकार के प्रलेखों के संरक्षण तथा उनमें निहित सूचनाओं के संप्रेषण को सुनिश्चित कर सके। एक ऐसी हम संपूर्ण प्रणाली बनाएं जिसमें ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जो विभिन्न प्रकार के जो प्रलेख हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ हैं, उनको संरक्षण कैसे ठीक से रखा जाए और उनमें जो सूचनाएं हैं उनको दूसरों तक कैसे पहुंचाने के लिए सुनिश्चित किया जाए, वो सूचनाएं उन तक कैसे पहुंचे। आदर्श पुस्तकालय अधिनियम की संरचना। अगर एक आदर्श पुस्तकालय अधिनियम की संरचना की बात करें तो कैसा होगा? आदर्श पुस्तकालय संरचना की बात किसने की थी? मैं बार बार बता रहा हूं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। इसको याद रखेंगे। पहला इसमें है प्रस्तावना। शुरुआत प्रस्तावना से ही होती है। आप कुछ भी लिखे पढ़े समझे, शुरुआत प्रस्तावना से नहीं होती है। तो आदर्श पुस्तकालय, अगर एक अच्छा पुस्तकालय अधिनियम बन रहा है, यानी कि एक आइडियल लाइब्रेरी एक्ट बन रहा है, आइडियल लाइब्रेरी एक्ट बना है या बनना है, ऐसी संरचना, तो उसमें क्या क्या शामिल होगा? एक इंट्रोडक्शन होगा कि अगर हम पुस्तकालय अधिनियम की बात करें तो पुस्तकालय अधिनियम किसे कहा जाएगा, या सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का मतलब क्या होगा। आपने, अगर मैं आपको बता दूं कि आपने गजट ऑफ इंडिया, गजट ऑफ स्टेट का आपने पढ़ा है। जब कोई अधिनियम पारित होता है तो उसमें गजट में पास होता है, उसमें लिखा होता है गजट ऑफ ए, गजट ऑफ ए। जैसे आप गजट ऑफ इंडिया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नियम कानून बनाती है तो वो आता है गजट ऑफ इंडिया में। तो वहां जब देखेंगे तो उसमें लिखेंगे सबसे पहले प्रस्तावना से शुरू होगा, क्योंकि ये मामले कोर्ट में भी तो जाने हैं। जब कल के समय में ये ठीक से काम नहीं करेंगे, जब केसेस होंगे इस पे, तो इसका अर्थ वास्तव में वही निकलना चाहिए जो इस अधिनियम के बारे में, इस संस्थान या इस ऑर्गेनाइजेशन या पुस्तकालय के बारे में कहा जा रहा है। इसलिए क्लियर कट तरीके से प्रस्तावना में जिक्र होता है। इस भाग में अधिनियम की एक सटीक आख्या तथा एक संक्षिप्त आख्या के विषय में वर्णन होना चाहिए। इससे सुव्यक्त एवं सुस्पष्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, अगर हम माने कि पुस्तकालय, तो पुस्तकालय का मतलब क्या होगा, ये इंट्रोडक्शन लिखा होगा। पहला होगा प्रस्तावना में लाइब्रेरी, लाइब्रेरी किसे कहेंगे, सार्वजनिक लाइब्रेरी, तो सार्वजनिक लाइब्रेरी का मतलब क्या है। तो ये जब गजट पास होता है, चाहे स्टेट हो या गवर्नमेंट का, तो उसमें जो है वो स्पष्ट लिखा हुआ होता है। सुस्पष्ट होना चाहिए उसका अर्थ, क्योंकि उसमें आप ये नहीं कर सकते कि हमारा कहने का मतलब है था, हमारा लिखने का मतलब है था। एक और राजनीति में चलता है कि बोलने के बाद लोग बाद में बोलते हैं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। इसमें ऐसा नहीं चलता है। जब गजट पास होता है तो सब कुछ क्लियर कट होता है, ताकि जो है कल के समय में मामला जब जुडिशियरी में हो तो लोग स्पष्ट तरीके से बात को रख पाए। दूसरा है राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण। प्रस्तावना के बाद आएगा राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण। अधिनियम का यह भाग, पुस्तकालय अधिनियम का यह भाग संगठनात्मक प्रणाली एवं सेवाओं का वर्णन करता है। राज्य के सभी नागरिकों को व्यापक एवं सक्षम पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना करना, उसके लिए आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य में पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना करना, उसके लिए आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना तथा उसका प्रशासन करना भी राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के कर्तव्य हैं। राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण राज्य में गठित विभिन्न स्तरों के पुस्तकालय प्राधिकरणों का
पर्यवेक्षण करने के साथ साथ उनका प्रोत्साहन करता है। अगर हम लोग इससे बात करें कि राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण यानी कि स्टेट लाइब्रेरी ऑथोरिटी, इसमें देखेंगे तो अधिनियम का यह भाग संगठनात्मक प्रणाली एवं सेवाओं का वर्णन करता है। अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण से क्या समझते हैं, इसमें कौन सही है। तो 4 रहेंगे या 5 रहेंगे, उसमें कहेगा कि ये सही है, तो लगेगा अधिनियम का यह भाग यानी कि पुस्तकालय अधिनियम का यह भाग संगठनात्मक प्रणाली एवं सेवाओं का वर्णन करता है। ये आपको एग्जामिनेशन में बताने के लिए सफिशिएंट होगा, लेकिन इसकी थोड़ी गहराई में भी समझते हैं। राज्य के सभी नागरिकों को व्यापक एवं सक्षम पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना करना, उसके लिए आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना, क्या आवश्यक सुविधाएं हैं उसका प्रशासन करना, मतलब ठीक से उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना भी राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के कर्तव्य हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कहतेगा कि राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण में कौन कौन से बात सत्य हैं, जिसमें आपको ए बी सी डी ई कर देता है ना, तो बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, तो रहेगा कि ए सी डी बी सी डी ए, इस प्रकार का ऑप्शन होता है। तो आपको यहाँ पे करना होगा, किसी में से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखने होंगे। उसमें होगा कि राज्य के सभी नागरिकों को व्यापक एवं सक्षम पुस्तकालय उपलब्ध कराना, उसके अलावा उसके लिए आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना तथा उसका प्रशासन करना भी राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के कर्तव्य हैं। राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण राज्य में गठित विभिन्न स्तरों के पुस्तकालय प्राधिकरणों का पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन करने के साथ साथ उनका प्रोत्साहन भी करता है। वो जब जांच करने जाते हैं या इंस्पेक्टर या पर्यवेक्षक जब वहां पर जाते हैं सुपरवाइजर, तो वहां पे सिर्फ उनको ये नहीं कि नहीं है वो ये नहीं, इसको कैसे रखना है, क्या करना है, कौन सा नियम हम छोड़ रहे हैं, क्या होना चाहिए, इस पे भी चर्चा वो करते हैं, प्रोत्साहन भी देते हैं, मोटिवेशन भी देते हैं, सुझाव भी देते हैं। पुस्तकालयों का नेटवर्क, पुस्तकालय अधिनियम में जिक्र है पुस्तकालयों का नेटवर्क। इस भाग में राज्य पुस्तकालय, जनपदीय पुस्तकालय, इसमें राज्य पुस्तकालय स्टेट लाइब्रेरी, जनपदीय पब्लिक लाइब्रेरी, शहरी पुस्तकालय जो शहर में है, ग्रामीण पुस्तकालय जो गांव में है, संविधान संरचना सेवाएं तथा वित्तीय प्रावधान का भी उल्लेख इसमें रहता है। क्या क्या उल्लेख रहता है पुस्तकालयों का नेटवर्क में? राज्य पुस्तकालय, जनपदीय पुस्तकालय, शहरी पुस्तकालय, ग्रामीण पुस्तकालय, इसके संविधान जो संरचना बनाई गई है, सेवाएं तथा वित्तीय प्रावधान का भी उल्लेख या जिक्र इसमें है। इसके अलावा क्या है? वित्तीय प्रावधान। किसी भी सेवा का विकास बिना वित्तीय प्रावधानों के संभव नहीं है। पैसे तो चाहिए चलाने के लिए, लाइब्रेरियन को सैलरी चाहिए, अलमीरे चाहिए, बुक चाहिए, पैसे तो चाहिए, स्टडी हॉल में बेंच डेस्क चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, पैसे तो चाहिए। पुस्तकालयों के सर्वांगीण विकास हेतु अस्थायी एवं सुदृढ़ वित्तीय स्रोतों का उल्लेख होना चाहिए ताकि सारे नागरिकों को आधुनिक पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराई जा सके। अतः पुस्तकालयों को वित्तीय आधार हेतु पुस्तकालय अधिनियम आवश्यक है। अगर पुस्तकालय अधिनियम नहीं बनाए जाएंगे तो क्या होगा? वित्तीय स्थिति गड़बड़ाएगी और लाइब्रेरी बंद हो जाएंगे। इसलिए अधिनियम जरूरी है। कर्मचारी, अधिनियम में राज्य पुस्तकालय सेवा के एक संवर्ग की स्थापना का प्रावधान होना चाहिए तथा उसकी नियुक्ति के नियम एवं शर्तें इस प्रकार होनी चाहिए ताकि उच्च गुणवत्ता की पुस्तकालय सेवा को सुनिश्चित किया जा सके। कर्मचारी की नियुक्ति करनी है तो क्या कौन कौन कर्मचारी चाहिए? क्योंकि लाइब्रेरी अगर बड़ी है तो उसके लिए आपको सफाई कर्मी भी चाहिए, लाइब्रेरियन भी चाहिए, उसका एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट भी चाहिए जो लेन देन करता है, अलमीरे भी चाहिए, तो ऐसे करने वाले कर्मचारी भी चाहिए। जवाबदेही भी होनी चाहिए इसमें।
इस भाग में इस बात का प्रावधान रहे कि सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के कार्यकलापों तथा आय व्यय का सरकारी ऑडिट के नियमानुसार निरीक्षण तथा प्रवचन किया जाए। यानी कि इसमें सरकारी ऑडिट होनी चाहिए बीच बीच में, और वो समय समय पे इसके निरीक्षण होने चाहिए। इसके जो कार्य पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय का जो कार्य प्रणाली है, इसकी जांच हो और कार्य कलापों तथा आय व्यय का सरकारी ऑडिट हो समय समय पे। ये जवाबदेही भी होनी चाहिए। इसके अलावा पुस्तक पंजीकरण, पुस्तकों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इस भाग में इस बात का प्रावधान रहे कि सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के कार्यकलापों तथा आय व्यय का सरकारी ऑडिट के नियमानुसार निरीक्षण प्रवचन किया जाए। कानूनी संरक्षण हेतु सार्वजनिक पुस्तकालय को बेहतर बनाना राज्य सरकार का दायित्व है और बिना पुस्तकालय अधिनियम के सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी भी सेवा की बेहतरी के लिए यह आवश्यक है कि इसके लिए कोई वैधानिक आधार हो। वैधानिक आधार तब होगा जब कोई इसके लिए विधान, नियम, कानून यानी कि अधिनियम बनेंगे। थोड़ा सा ये गलत हो गया, इसको हम ठीक से आपको कर देते हैं। पुस्तकालय पुस्तक पंजीकरण, जब बात लाइब्रेरी में, ये इसको काट देंगे, गलत हो गया है। पुस्तकालय एक्चुअली मैं ये कर रहा तो यहां कॉपी पेस्ट हो गया। पुस्तक पंजीकरण का मतलब होता है जो किताबें होती हैं, हर किताब का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हर किताब की एक आईडी होगी। अब तो क्यूआर भी आ गया है, क्यूआर आप स्कैन करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। यानी कि किताबों का, जैसे मैं बताया था कि रशिया में क्या चलता है, वहां पे जितने किताबें लिखी जाती हैं, जो भी किताबें लिखी जाएंगी वो एक कॉपी लाइब्रेरी को जाएगा। पुस्तकालय अधिनियम के कारक, देखिए जब कोई चीज बनता है ना, कोई तथ्य है तो उसको कहीं ना कहीं से प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक या नकारात्मक, कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। तो हम लोग भी यहाँ इसके कारक को देखते हैं। वो कारक होते हैं जिनका प्रभाव इन पे पड़ता है, तो उन कारकों को देखेंगे हम। डॉक्टर एस रंगनाथन ने पुस्तकालय अधिनियम के कारकों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया है। एक भाग अनिवार्य कारक जो एसेंशियल फैक्टर्स हैं, और एक दूसरा है वांछनीय कारक जो डिजायरेबल फैक्टर्स हैं। दोनों कारक प्रभाव डालते हैं। अनिवार्य कारक देखते हैं, इनके बिना इसके स्थानीय एवं राज्य स्तरीय पुस्तकालय प्रणाली इकाई की संरचना, प्रशासन, बजट, अधिकार तथा कर्तव्य स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। ये अनिवार्य कारक कहलाते हैं। अनिवार्य कारक कौन है इस अधिनियम के लिए? उसमें संरचना, प्रशासन, बजट, अधिकार तथा कर्तव्य स्पष्ट नहीं हो सकते हैं, अनिवार्य कारक कहलाते हैं। अब ये चाहिए कि ये होने चाहिए, एक इकाई होनी चाहिए स्थानीय एवं राज्य स्तरीय पुस्तकालय प्रणाली का, एक ऑथोरिटी होना चाहिए जो इन सभी चीजों को शामिल करे। इनका प्रभाव पड़ता है। संरचना ठीक नहीं होगा तो भी ठीक से लाइब्रेरी नहीं चलेगा, संरचना अच्छी होगी तो अच्छी लाइब्रेरी होगी। प्रशासन इसका ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो भी, बजट गड़बड़ाएगा तो भी, उसमें सब लोगों के समान अधिकार हैं, अगर किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप हो गया तो भी, लोग कर्तव्य से पीछे भाग रहे हैं तो भी, तो ये सब अनिवार्य कारक हैं। इनका प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक, अगर सकारात्मक है तो उसके विकास पे पड़ेगा और नकारात्मक है तो उसके नुकसान पे पड़ेगा। अनिवार्य कारक का पहला उच्च स्तरीय प्रबंधन, क्योंकि हम यहां सकारात्मक बात करेंगे, सकारात्मक क्योंकि लाइब्रेरी को ठीक करने हैं, आम लोगों के लिए विकसित करने हैं। तो उच्च स्तरीय प्रबंधन यानी कि टॉप मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत राजकीय पुस्तकालय अधिकारी, राज्य स्तर पर एक राजकीय पुस्तकालय अधिकारी होंगे, स्थानीय पुस्तकालय अधिकारी जैसे हम कहते हैं पर्यवेक्षण के लिए जाएंगे, की संरचना, उनके अधिकार, मतलब जो राजकीय पुस्तकालय अधिकारी हैं और जो स्थानीय पुस्तकालय अधिकारी हैं, उनके अधिकार क्या है, कार्य क्या है, कर्तव्य क्या है,
ये शामिल होते हैं उच्च स्तरीय प्रबंधन में। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, उच्च स्तरीय सत्ता द्वारा निर्धारित नीति तथा निर्णयों के पालन की दृष्टि से नियम कानून के अंतर्गत उचित प्रशासनिक तंत्र तथा सेवा केंद्र होना अनिवार्य है। एडमिनिस्ट्रेशन का ठीक से होना जरूरी है, क्योंकि ऊपर के जो अधिकारी, ऊपर के जो लोग हैं या जो जिन्होंने अधिनियम को बनाया है, उन्हें हम उच्च स्तरीय सत्ता बोलते हैं। उनके जो निर्धारित जो नीति बनाई गई है, जो निर्णय लिए गए हैं, उनका पालन ठीक ठाक होना चाहिए, कानून सम्मत होना चाहिए। इसके अंतर्गत उचित प्रशासनिक तंत्र तथा सेवा केंद्र होना चाहिए, मतलब एक प्रशासन तंत्र जो उचित होना चाहिए, ऐसा सर्विस जो होना चाहिए, यानी को कार्य करना चाहिए वो ठीक करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। फिर है वित्त, यानी कि फाइनेंस। वित्त व्यवस्था के बिना पुस्तकालय गतिविधियों को निरंतर नहीं रखा जा सकता। पैसा जरूरी है, अगर पैसे नहीं होंगे तो लाइब्रेरी ठीक से नहीं चलेगी। फिर है दायित्व। पुस्तकालय नियमों में यह साफ तौर पर अंकित होना चाहिए कि पुस्तकालय की जो अथॉरिटी है कि क्या दायित्व हैं, एक ये होना चाहिए। साथ में एक इंस्ट्रक्शन अलग से होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन, निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश होने चाहिए कि जो पाठक है उनके क्या दायित्व हैं, उनके के लिए क्या नियम है लाइब्रेरी में, तो वो भी होना चाहिए। तो दायित्व में दोनों आ जाएंगे। एक लाइब्रेरी के नियम जो होने चाहिए वो लाइब्रेरी अथॉरिटी का भी के लिए भी होना चाहिए और पाठक के लिए भी होना चाहिए, जो पढ़ते हैं उनके लिए भी। ये जो कारक हम लोग बात कर रहे थे, ये आवश्यक कारक हैं। हम लोग अब वांछनीय कारक की बात करें, डिजरेबल की, एसेंशियल। इसके बिना हम लोगों ने जो 4 चर्चाएं की, इसके बिना लाइब्रेरी अधिनियम संभव नहीं है, लाइब्रेरी चलाना संभव नहीं है। लेकिन वांछनीय है, एक ऐसा भी होना चाहिए जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिक्र होता है कि हाँ पब्लिक के लिए ये हो, लेकिन जो अधिकार है वो तो अधिकार है। आप इसको मान सकते हैं कि आप जो है इसको मौलिक अधिकार के एरिया में रख सकते हैं, और वांछनीय जो है उसको आप इसके सुदृढ़ीकरण के लिए रख सकते हैं, जैसे हम लोग नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम यहाँ पे उसका एग्जाम्पल केवल दे रहे हैं। वांछनीय कारक है डिजरेबल फैक्टर। पुस्तकालय अधिनियम के इन कारकों का होना भी जरूरी है, पर उन्हें अनिवार्य कारक नहीं माना जा सकता। ये निम्नलिखित हो सकते हैं, ऐसा हो तो बेहतर हो जाएगा। ऐसा है संरचना, स्ट्रक्चर ठीक ठाक होनी चाहिए। लेखा तथा लेखा परीक्षण, अकाउंट तथा अकाउंट स्टेटमेंट, ये दोनों होने चाहिए, ठीक ठाक रखने चाहिए। पुस्तकालय कर्मचारी जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन और जो कर्मचारी है उनकी नियुक्ति होनी चाहिए योग्यता के अनुसार, गुणवत्ता के अनुसार। पुस्तकालय संघों की स्थापना होनी चाहिए। लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है, जैसे अमेरिका में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इंडिया में इंडियन लाइब्रेरी ILA होना चाहिए, या स्टेट लेवल पे भी एसोसिएशन होना चाहिए। पुस्तकालय सत्ता के विधि निर्माण संबंधी अधिकार। अब पुस्तकालय संचालन के लिए जो निर्माण किए गए, जो अधिनियम बनाए गए हैं, उनके संबंधित कुछ अधिकार भी होने चाहिए। भारत में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम। अब हम लोग कुछ अधिनियमों की बात करें, भारत में कौन कौन से पुस्तकालय अधिनियम है, इसके लिए विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसमें जान लीजिए कि इसमें आपको बहुत सारी चीजें याद करने पड़ेंगे। ईस्वी सन, भारत में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम 1948 में, 1948 में लागू हुआ। उसके पूर्व एवं बाद के प्रयासों पर संक्षिप्त दृष्टि हम लोग देखते हैं। 1808 में मुंबई प्रांत की सरकार ने साहित्य के प्रसार के लिए राशि की व्यवस्था की। यह पुस्तकालय अधिनियम की दिशा में पहला प्रयास था कि भाई लाइब्रेरी के लिए फंड चाहिए, साहित्य के लिए विकास के लिए फंड चाहिए, तो चलिए जो राजकीय कोष से हम फंड देते हैं। ये जो मुंबई प्रांत था, जो हम लोग उस समय
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, तो बहुत ज्यादा विकास नहीं था, लेकिन इन सभी चीजों पे भी ध्यान दिया गया था। ये पहला प्रयास कर सकते हैं 1808 में। प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, यह अधिनियम 22 मार्च 1867, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम। उस समय जो प्रेस चलते थे, जैसे हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बहुत सारे प्रेस पत्रिकाएं निकाली जो आजादी की लड़ाई में लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई, ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरी उस समय भी स्थापित किए जा रहे थे, बहुत सारे प्रेस थे और बहुत सारी किताबें लिखी जा रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि प्रेस का भी रजिस्ट्रेशन हो और पुस्तक का भी रजिस्ट्रेशन हो, ताकि प्रेस से जो पुस्तकें रजिस्ट्रेशन होंगी तो पुस्तकें गवर्नमेंट के पास जाएंगी, शासक के पास जाएगी, तो देख पाएंगे कौन सा प्रेस क्या छाप रहा है। ये भी एक कारण था, को पारित किया गया। 1 जुलाई 1867 को लागू किया गया। याद रखेंगे कब यह अधिनियम, 22 मार्च 1867 को यह नियम पारित हुआ और 1 जुलाई 1867 को लागू किया गया। इसमें प्रश्न बनता है कि आपको पूछ देगा प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम कब लागू हुआ, इसमें दोनों दे देगा, 22 मार्च 1 जुलाई, दोनों में 1867 है। आपसे गलती हो जाएगी, तो याद रखेंगे कि 22 मार्च को इसे पारित किया गया था, इसे अधिनियम बनाया गया था बिल पारित करके, और 1 जुलाई 1867 को इसे लागू कर दिया गया था। इसके अंतर्गत प्रशासक को उसके द्वारा प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति सरकार को भेजनी पड़ती थी। जैसे मैंने बताया, क्यों? क्योंकि सरकार के पास जाएगा, सरकार के लोग देखेंगे क्या छापे जा रहे हैं, क्या लिखे जा रहे हैं लोग, इसलिए उनकी निगरानी में रहे। इंपीरियल पुस्तक अधिनियम एक्ट 1902, सरकार द्वारा इंपीरियल पुस्तकालय को 1902 में राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित करते हुए यह अधिनियम स्वीकृत किया गया था। इंपीरियल पुस्तकालय अधिनियम 1902 में सरकार द्वारा क्या किया गया कि इंपीरियल पुस्तकालय को 1902 में राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। तो कहा जा सकता है राष्ट्रीय पुस्तकालय इंपीरियल पुस्तकालय को कब घोषित किया गया, तो इंपीरियल पुस्तकालय को राष्ट्रीय पुस्तकालय कब घोषित किया गया, तो 1902 में। ये आपको याद रखने हैं। लाइब्रेरी साइंस इतना आसान विषय नहीं है जितना आप लोग समझ रहे होंगे। ये अन्य विषयों की तरह ही ये भी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशन वाला शानदार विषय है। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम तथा विधेयक, भारत में अब तक 5 सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बनाए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, मॉडल यूनियन लाइब्रेरी एक्ट 1951, पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो बनाए गए विधेयक, और पहला जो आया मॉडल यूनियन लाइब्रेरी एक्ट 1951। ये बात हो रही है भारत स्तर पे, राज्य स्तर पे नहीं, याद रखिएगा, इंडिया लेवल पे बात हो रही है। राज्य स्तर पे हम लोग अलग से देखेंगे। मैं डॉक्टर रंगनाथन भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति के सदस्य के रूप में द लाइब्रेरी डेवलपमेंट के रूप में इसका प्रारूप तैयार किए, यूनियन लाइब्रेरी बिल लाए और इसी प्रलेख में दिया गया यूनियन लाइब्रेरी बिल। तो 1951 में मॉडल यूनियन लाइब्रेरी एक्ट भारत के संदर्भ में। दूसरा 4.2, डॉक्टर रंगनाथन ने सन 1930 में 1930 में अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो बनारस में हुआ था, उसमें मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के ऊपर एक लेख लिखे और उसे प्रेजेंट किया। हम लोग भी आर्टिकल प्रेजेंट करने जाते हैं ना, इंडिया किसी किसी कोने में जाते हैं, हर यूनिवर्सिटी में जहां जहां बुलाया जाता जाते हैं, अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं, आर्टिकल लिखते जाके प्रेजेंट करते हैं। वैसे ही डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 1930 में अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो बनारस में आयोजित की गई थी, उसमें मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के ऊपर एक लेख प्रस्तुत किया था। आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के रूप में संशोधित भी किया गया। आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप को जो है उसे संशोधित भी किया गया मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में। आपका कोई भी लाइब्रेरी का ऐसा क्लास नहीं है
जिस क्लास को आप मिस करेंगे आप उसकी भरपाई कहीं से संभव है। हर दिन नया, हर दिन अपडेट। तीसरा, सन 1958 में पुस्तकालय सलाहकार समिति की संस्तुति के आधार पर, संस्तुति मतलब रिकमेंडेशन, सलाह सुझाव, रिकमेंडेशन सलाह सुझाव के आधार पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने डॉक्टर एमडी सेन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। किसकी अध्यक्षता में? 1958 में पुस्तकालय सलाहकार समिति जो थी उसने रिकमेंडेशन दिया, सुझाव दिया कि भारत सरकार जो है वो लाइब्रेरी पे एक कमिटी बनाए और वो उसकी अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इसमें शिक्षा मंत्रालय ने, भारत शिक्षा मंत्रालय ने डॉक्टर एमडी सेन को उसका अध्यक्ष बनाया। आयोग एक समिति बनाई, उसमें कुछ मेंबर भी थे। इस समिति ने सन 1963 में, यानी कि 5 साल बाद, इनके रिकमेंडेशन के 5 साल बाद, एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल बनाया। एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल बनाया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार के योजना आयोग ने पुस्तकालय विकास पर सलाह देने के लिए पुस्तकालयों पर कार्यकारी समूह यानी कि वर्किंग ग्रुप का गठन किया। कार्यकारी समूह ने अपना प्रतिवेदन का मतलब यहां पे रिपोर्ट सन 1965 में प्रस्तुत किया, जिसके साथ एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल संलग्न किया गया था। यहां पे 2 चीजें मैं आपको बता दूं। एक देखिए, रिकमेंडेशन होता है, कोई कमिटी होती है वो कुछ रिकमेंडेशन देती है, सुझाव देती है सरकार को कि ऐसा आपको करना चाहिए, और उस कमिटी सरकार क्या करती है कि उसके बाद एक नई समिति बनाती है और उसमें किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाती है, और जिस कमिटी का नाम जो भी हो लेकिन उसके अध्यक्ष बनते हैं, उनके नाम से उस कमिटी का नाम भी पड़ता है। जैसे अगर डॉक्टर एमडी सेन हैं और इनकी अध्यक्षता में कमिटी है तो आप कह सकते हैं कि सेन लाइब्रेरी समिति, इस प्रकार को बोल सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो जांच करेंगे, उस पर काम करेंगे, वो ग्रुप काम करेगा और अंत में एक रिपोर्ट बना के देंगे कि क्या स्थिति है, कैसे है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पे एक रिपोर्ट बना करके देते हैं। तो ये जो है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार को पुस्तकालय विकास पर सलाह देने के लिए कार्यकारी समूह ने ऐसा किया था, जिसने रिपोर्ट दिया था 1965 में। इसमें 3 चीज, 1958 में पुस्तकालय सलाहकार समिति ने क्या किया, रिकमेंडेशन दिया, सुझाव दिया कि भाई ये कर लीजिए, राय दिया। उसमें कमिटी बनाई गई, शिक्षा मंत्रालय बनाई एमडी रेसेन का। कब? 1963 में मॉडल लाइब्रेरी बिल पे। चौथी पंचवर्षीय योजना 1965 में। क्या हुआ उस दौरान कि भारत सरकार को उस समय एक वर्किंग कमेटी जो बनाई गई थी उसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जांच करके, समझ करके, अध्ययन करके, मॉडल लाइब्रेरीज पे। पांचवा, सन 1989 में भारतीय पुस्तकालय संघ, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA के अनुरोध पर डॉक्टर वेंकटपैया ने एक आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार किया। नई दिल्ली में हुए पुस्तकालय अधिनियम के ऊपर राष्ट्रीय संगोष्ठी यानी कि नेशनल सेमिनार ऑन लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था 1989 में। उस पर अपने विचार विमर्श करके इस मॉडल अधिनियम को आदर्श पुस्तकालय एवं सूचना संस्था अधिनियम के रूप में संशोधित किया गया। इसको आप लोग ठीक से याद रखेंगे कि 1989 में क्या हुआ कि भारतीय पुस्तकालय संघ जो था उसने अनुरोध किया, इनके अनुरोध पर डॉक्टर वेंकटपैया ने एक आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार करें। कहा कि आप एक आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार करें, और इसको कहा किया गया नेशनल सेमिनार में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन यानी कि पुस्तकालय अधिनियम
जो सेमिनार हुआ था उसमें विचार विमर्श करके इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके इसका नाम क्या पड़ा, मॉडल अधिनियम को क्या नाम दी पड़ा, आदर्श पुस्तकालय एवं सूचना संस्था अधिनियम, आदर्श पुस्तकालय एवं सूचना संस्था अधिनियम, आइडियल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, सोसाइटी एक्ट के रूप में संशोधित किया गया। एमलिस एक्ट, एमलिस एक्ट, यहां एमलिस का मतलब वो मास्टर डिग्री नहीं, कब, 1989 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ज्यादा नहीं है। भारत में पुस्तकालय अधिनियम, ये आपको सब याद करने पड़ेंगे। वर्तमान में राज्यों में प्रभावी अधिनियम, भारत में 35 राज्यों में से वर्तमान में 2018 तक निम्नलिखित 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है, जो निम्नानुसार है। अभी तक डाटा यहीं तक का है, इसके बाद का डाटा अभी तक अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पे। इसे पहला याद रखेंगे, आपको जब यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो इसके नाम दे देगा, बोलेगा कि इसको क्रमवार सजाइए। अब क्रमवार सजाने में क्या होगा कि आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन अधिनियम किस किस राज्य में कब कब बना। आपने पहले देखा, इससे पहले देखा केंद्र के, भारत के संदर्भ में, और अब देख रहे हैं राज्यों के संदर्भ में। तो पहले आता है मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948, आजादी के एक साल बाद तुरंत। तो पहले आया मद्रास में। आपको ज्यादा याद नहीं रखने, सब याद रख लीजिए, लेकिन प्रयास कीजिए कि कम से कम ऊपर का 5 जो है वो ठीक ठाक याद हो। पूछता है तो बड़ा गजब पूछता है, वो यहां से दे देगा, वहां से दे देगा, वहां से दे देगा, 19 है, 19 में से कहीं कहीं से 5 चुन के दे देगा, आप सजाते रहिए, तो याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948। इसके बाद मद्रास के बाद आंध्र प्रदेश का आता है सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1960। इसके बाद कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1965 टू 12/5, ऐसे आप याद कर सकते हैं अगर याद करना होगा तो। महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम 1967 +2। इसके बाद पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 79 +12। इस प्रकार से जरूरी है, आप देख लेंगे जैसे करना होगा। मणिपुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1988। केरल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1989। हरियाणा पुस्तकालय अधिनियम 1989। मिजोरम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1989। गोवा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1994 और गुजरात सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम ये 2001-2002, क्योंकि ये बनाने में 2001 से 2002 में चले गए थे और उसमें इसको पारित हुआ था। इसे याद कर लेंगे। उड़ीसा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, ये भी 2001-2002। तो 2 चीजें, एक गुजरात, दूसरा उड़ीसा, दोनों सेम है, दोनों एक साथ 2001-2002। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से पहले उत्तराखंड या उत्तरांचल जिसको बोलते हैं, इसका नाम भी ऐसे ही रखा गया है, उत्तराखंड, उत्तरांचल ब्रैकेट में है उसमें। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2005। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बस एक साल बाद 2006 में। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006। पांडिचेरी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2007। छत्तीसगढ़ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2007। बिहार सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2007। अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2009। आपको क्या करने हैं कि इसमें से 3 को एक साथ रख लेने हैं। ये 2007 वाले को याद रख लेना है, पांडिचेरी, छत्तीसगढ़, बिहार एक साथ 2007 में। उत्तर प्रदेश, राजस्थान एक साथ 2006 में। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से एक साल पहले ऊपर में
गुजरात उड़ीसा एक साथ, जल्दी याद हो जाएगा आपको। अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में 2009 में। मद्रास से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का याद कर लीजिए सभी को। तो आपका यूजीसी नेट में या जो आप कंपिटिटिव एग्जाम देंगे दूसरे एम्प्लॉयमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, उससे मदद मिलेगी। आप कुछ मुख्य शब्दों पे चर्चा कर लेते हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं इस अधिनियम में, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कीवर्ड जरूरी है जानना। अगर नहीं जानेंगे तो कीवर्ड से भी आते हैं क्वेश्चन। पुस्तकालय अधिनियम यानी कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन यानी एक्ट भी बोला जाता है का अधिनियम का तात्पर्य उस नियम कानून से होता है जिसे सरकार द्वारा बनाया एवं लागू किया जाता है। पुस्तकालय अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए वित्तीय प्रबंध के साथ साथ ढांचागत सुविधा को विकसित किया जाता है। इसमें क्या क्या था? एक था संरचना, दूसरा व्यवस्था जिसको मैनेजमेंट भी बोलते हैं, तीसरा वित्तीय या वित्त। ठीक है, ये तीन याद रखने हैं लाइब्रेरी के लिए। सार्वजनिक पुस्तकालय जो कीवर्ड्स है इसको डिफाइन कैसे किया गया है? सार्वजनिक पुस्तकालय का मतलब पुस्तकालयों को जनता के हित में जनता द्वारा संचालित किया जाता है। जनता के हित में जनता द्वारा संचालित किया जाना। वित्तीय प्रावधान या स्रोत किसको बोलेंगे? यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस का मतलब यहां पे क्या है? अधिनियम का तात्पर्य उस नियम कानून से होता है जिसे सरकार द्वारा बनाया एवं लागू किया जाता है। पुस्तकालय अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए वित्तीय प्रबंध के साथ साथ ढांचागत सुविधा विकसित किया जाता है। तो मेन वित्तीय प्रावधान से मतलब है कि जो व्यक्ति, जो लोग पढ़ने आ रहे हैं, उनसे फंड इकट्ठा होना। ठीक है, पुस्तकालय कर, लाइब्रेरी टैक्स। कर सार्वजनिक आय के एक प्रमुख साधन है। सार्वजनिक आय कैसे होगा? उसका टैक्स जो है एक आय है, इनकम है। अतः करों को पुस्तकालय आय का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। राज्य पुस्तकालय अधिनियम, पुस्तकालय अधिनियम में राज्य पुस्तकालय का अगर वर्णन किया गया तो इसको क्या समझा जाएगा? विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्यों में लागू अधिनियमों को राज्य पुस्तकालय अधिनियम कहा जाएगा। पुस्तकालय सेवा प्रणाली, लाइब्रेरी सर्विस सिस्टम, पुस्तकालयों द्वारा अपने उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाएं एवं सुविधाओं से है। पुस्तकालय समिति, लाइब्रेरी कमेटी क्या होती है? समिति का अर्थ पराया व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसका संगठन किसी विशेष लक्ष्य हेतु किया जाता है, जैसे व्यवस्थापन कार्य, चयन, देखरेख इत्यादि में। तो ऐसे लोग कमेटी बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है, भाई लाइब्रेरी देखता करने हैं, जिसे व्यवस्था बनाए रखने हैं, उसमें आपको ये कार्य करने हैं, तो उसमें कमेटियां बनाई जाती हैं। फिर है प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम। इसका मतलब क्या है? यह अधिनियम 1 जुलाई 1967 को लागू किया गया था। और आप बता दें थोड़ा सा कि इसको विधेयक रूप में पेश कब किया गया था, ये याद है? तो इसको याद रखना है 22 मार्च 1967 को, सॉरी 1867 को, 1867 22 मार्च को इसको पेश किया गया और लागू किया गया 1 जुलाई 1867। लेकिन दोनों 1867 में। इसमें क्या है? इसमें यह था कि जो पुस्तकें प्रकाशित होंगी उसकी एक प्रति आपको सरकार को भेजनी है। इंपीरियल पुस्तकालय अधिनियम क्या है? इंपीरियल पुस्तकालय को 1902 में राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था। बस
मॉडल अधिनियम लाइब्रेरी एक्ट क्या है? सन 1951 में डॉक्टर रंगनाथन भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति के सदस्य के रूप में इसका प्रारूप तैयार किए थे। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल क्या है? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने डॉक्टर एमडी सेन को की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने सन 1963 में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल बनाया। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल किनकी कमेटी की अध्यक्षता में हुई? डॉक्टर एमडी सेन। कब? 1963 में। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। मुझे लगता है आप लोग ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को एग्जामिनेशन में।